कुल भास्कर ओझा और हम यूपी की बात, यूपी की सियासत की बात, अखिलेश यादव की बात, आजम खान की बात, योगी आदित्यनाथ की बात, मायावती की बात और बामसिफ की बात, हर बात करने गाजियाबाद की एक सोसाइटी में आए हैं और पकड़ा है हमने यूपी के राजनीति को बहुत करीब से समझने वाले, 25 साल तक वहां पत्रकारिता करके हर एक नेता को जानने वाले हरिकेश नारायण सिंह जी को। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरिकेश कुमार सिंह की जगह नारायण हो जाता हूँ। मैं इसके लिए माफी चाहूंगा हरिकेश कुमार सिंह जी को। सर आपका अनुभव जो है यूपी की सियासत को समझता है, जानता है, महसूस भी करता है कि क्या होता है यूपी में। मायावती की रैली के बाद जिस तरह की हलचल पैदा हुई है यूपी में, अखिलेश राहुल डरे हुए, मायावती एकदम बामसिफ वाले एजेंडे पे आगे बढ़ते हुए उसने मुस्लिम और ब्राह्मणों को ऐड ऑन कर लेना, और योगी जी अपने एजेंडे पे यमराज को टिकट पहुंचा देंगे। ये राजनीति ऊपर ऊपर दिख रही है, इसके पीछे की रणनीतियां क्या है, क्या महसूस होता है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि एक एक करके आएंगे। पहले मायावती, हाँ पहले मायावती पे बात। हाँ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 25 साल आपने कहा है, तो हम ये भी बता दें कि 2001 के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति को मैंने एज ए पत्रकार देखा। और उसके पहले तो भाई यूनिवर्सिटी में थे इलाहाबाद में, तो वहाँ भी पॉलिटिक्स चलती रहती थी। पहली बार मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उत्तर प्रदेश के किसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में उतरता है किसी छात्र नेता को जिताने। वो कौन था, क्या था, ये दुनिया जानती है। तो जब उतारने वहां पे हेलीकॉप्टर उतरा तो बहुत सारे लड़के भग के देखने पहुंचे। हम भी वहीं ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो हम भी देखने पहुंचे कि यहाँ की राजनीति में क्या हलचल है कि मुख्यमंत्री आ रहा है, वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव में उतर रहा है हेलीकॉप्टर। आज की डेट में मुझे लगता है कि 20% छात्र नेता ही बड़े बड़े नेता हैं। हाँ, वही यही मैं कह रहा हूँ। और वहीं से निकलने वाले लड़के जो हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पारंगत होते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, यही सब है। तो कुल मिला के ये है कि राजनीति हम लोग उसी समय से समझना थोड़ा थोड़ा शुरू किए क्या होता है। लेकिन शुरू में ये लगता था कि राजनेता ये चाहते हैं कि युवाओं को फायदा हो। शुरू में ये लगता था, लेकिन बाद में ये लगा कि नहीं भाई, राजनीति तो कहीं और ही है, कुछ और ही चलती है। राजनीति ये चलती है कि ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये यादव है, ये है, ये कायस्थ है। वोट बैंक की राजनीति जो है वो बड़ी भयंकर है। तो मुझे लगता है जो मायावती का अभी एकदम लाक्षणिक गुण दिखाई दिया है ना, ये हम आप आज से नहीं देख रहे हैं, काशीराम के समय से देख रहे हैं, चाहे मुलायम सिंह के समय से देख रहे हैं, चाहे राजनाथ सिंह को ले लीजिए, चाहे कल्याण सिंह को याद करें। लोध वोट के लिए कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश घेर के आए थे, हवा में तो आए नहीं थे, जरूर कुछ बनाए गए थे। और बड़ी तारतम्यता के साथ उस समय मायावती को जोड़ा गया था। 6 महीने हम रहेंगे, 6 महीने आप रहेंगे, 2.5 साल हम रहेंगे, 2.5 साल आप रहेंगे, आधा आधा रहेंगे। ये बात अलग है, जिसने जिसका पत्ता साफ कर दिया वो कहानी अलग है। राधा भैया कहानी सुनाते हैं, वो कहानी अलग है, वो कहानी अलग है। लेकिन एक कहानी मुझे आज भी याद है कि जब मैं गोरखपुर में मौजूद था और माता प्रसाद जैसे विधानसभा के अध्यक्ष वो आकर के लेके गए थे अमर मरीज पार्टी को, और 1 वोट से सीट बचाने जा रहे थे मुख्यमंत्री मुलायम सिंह। वो कहानी आज भी मुझे याद है। और उस जेल परिसर में खड़े होकर के घुसते ही माता प्रसाद ये लाइन बोले थे कि अगर मुझसे कोई प्रटांग सवाल किया तो मैं सीधे नोटिस भिजवाऊंगा। और सबकी हवा खराब हो गई थी, सारे पत्रकारों की, क्योंकि एक्चुअली इतने मुखर पत्रकार उस समय हो भी नहीं पाते थे। जो बड़े थे वो दिल्ली में थे। उत्तर प्रदेश के कोई ऐसे पत्रकारों को, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, ऐसा नहीं है, बहुत सारे नाम हैं, और तमाम इंडिया टुडे के बड़े पत्रकार रहे हैं, तमाम अखबारों के बड़े नाम रहे हैं। सबके नाम गिनाने लगूंगा तो अलग बात है। लेकिन बच्चों में, या बच्चों का मतलब ये कि जो नवसिखिए पत्रकार थे, उनके सामने ये बड़ी चुनौती थी कि माता प्रसाद अगर ऐसे उंगली दिखा बोल दिए तब पूछते क्या बोल। लेकिन तब भी मैंने घुमा फिरा के एक सवाल पूछ ही लिया था कि आप यहाँ आए हैं, अपना तो कारण बता दीजिए कि जेल में क्यों आए हैं। तो बोले भाई मैं अपने बच्चों से मिलने आया हूँ, मैं अभिभावक हूँ विधानसभा का, और कोई भी विधायक कहीं भी जेल में रहेगा तो मैं जाऊँगा। तो मैंने कहा जितनी जेलों में सारे विधायक बैठे हैं सब जगह जाते हैं क्या? नहीं भाई, बात यही थी कि अमर मरीज इस सीट को बचाने के लिए, वोट को बचाने के लिए, मुलायम सिंह यादव की सरकार बचाने, 1 वोट पकड़ के लेके गए थे वो। ये कहानी आज भी पूछती है, तो वो वहां से चली है। लेकिन हाँ, मायावती की तो स्टार्टिंग ही थी कि लगता राजू और तलवार, सबको मारो मारो। फिर उसके बाद जब 2007 में मायावती मुखर रूप से जीती 2005 सीटों के साथ, तो मुझे लगता है कि उस समय सोशल इंजीनियरिंग एक शब्द आया था, सतीश चंद्र मिश्रा।
तो सोशल इंजीनियरिंग का ही लाइन पकड़ करके वो ब्राह्मणों को, ठाकुरों को, सबको जोड़ी और 2005 सीट तक पहुंची। 205 सीट 205 सॉरी 205 सीट तक पहुंची। और मेरा कहना मतलब था कि ये सन की बात कर, हाँ। 2006 साल 2007 में था। हाँ 2007 वाले इलेक्शन की बात कर रहा हूं। तो वो इलेक्शन अपनी आंखों से देखा भी था और 2002 का भी इलेक्शन देखा था। लेकिन एकदम से 205 सीट निकाल करके सरकार बना लेने के बाद फिर वही खेल किया अखिलेश यादव ने 2012 में, तो 2025 पहुंच गए। उसके बाद योगी आदित्यनाथ यूपी की सियासत 2007 से बदली, हाँ। पूर्ण बहुमत मिलना शुरू हाँ। हुआ और 2007 से बदली हुई जो सियासत है वो आज भी जारी है। हाँ। एक भरोसा एक पर तो हाँ। एक पर। ये बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में ये बात आने लगी कि बहुमत की सरकार बन सकती है। पहले साउथ में सुना जाता था कि कोई भी पार्टी बनाती है तो बहुमत की सरकार बना लेगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब की क्षेत्रीय जो दलों की राजनीति थी उसमें ये बात आती नहीं थी। नहीं, जैसे अब बातचीत में आप सब समझते हैं कि मायावती कैडर बेस वोट बैंक उनके पास हाँ, है। हाँ, हाँ। जैसे बीजेपी के पास आरएसएस है, ऐसे ही मायावती के पास अपना एक कैडर है। वो कैडर कभी बामसेफ के वजह से होता है, कभी किसी वजह से होता है। उन्होंने अपना एक संगठन बना रखा है। तो काशीराम जी ने बामसेफ बनाया, फिर बामसेफ एक अलग संगठन बन गया। काशीराम जी आ गए DS4 में, फिर BSP बनती है। उस समय जो कॉन्सेप्ट था उसमें सवर्णों के लिए जगह नहीं थी। लेकिन अब मायावती इस बार 230 सीट जीतने के लिए जो बामसेफ बना रही है, जिसपे काम कर रही है, उसमें मुस्लिम और ब्राह्मण एड ऑन कर दिए गए। SC ST OBC, कन्वर्टेड SC ST OBC प्लस मुस्लिम और ब्राह्मण। देखिए प्रतिशत के हिसाब से अगर आप देखेंगे ना तो यूपी में तो अभी भी सवर्णों की जो ताकत है वो कम ही है। ये तो आप जानिए वो कैसे होता था कि वोट ले लेते थे, कैसे होता था कि SC SC के, ST तो यहाँ बहुत कम है, SC के वोट ले लेते थे, दलितों के वोट ले लेते हैं, मुसलमानों के वोट ले लेते हैं। लेकिन ब्राह्मण ठाकुर मिलकर अगर किसी को जिताना चाहे तो बड़ा मुश्किल काम, मतलब ओरिजिनली अगर देखा जाए तो ऐसा लग नहीं रहा ठाकुरों को। अलग अलग अभी विधानसभा में ठाकुर राजपूत विधायक बैठ जाते हैं, योगी को सपोर्ट करने लगते हैं। राजा भैया, हम एक बात कह रहे हैं, आप ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं, हम लड़ेंगे कि हम वोट ब्राह्मण को क्यों दें और ब्राह्मण बोलेगा ठाकुर को। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ कि ये होती है चर्चा, लेकिन जैसे ही सामने कैंडिडेट आता है तो ये बीजेपी का है, योगी का है, मायावती का है, अखिलेश का है, यहाँ थोड़ा सा आ जाता है मसला। और फिर क्यों कर हम उसको जिताएं यादव को, क्यों कर हम मायावती के कैंडिडेट को जिताएं, क्यों नहीं हम योगी के कैंडिडेट को जिताएं। यहाँ पर सवर्ण जातियां इकट्ठी हो जाती हैं। इन सवर्ण जातियों को लेने का काम किया मायावती ने 2007 और 2007 में जब सवर्ण जातियां थोड़ा मुखर होकर उनके साथ जुड़ी तो 2005 में कन्वर्ट हो गए, 205 सीटों में कन्वर्ट हो गए। सिंपली वही चीज अखिलेश यादव ने किया, तो उसमें भी वही। राजा भैया को आप भूलेंगे तो है नहीं, अखिलेश यादव के बहुत परम मित्र हैं, थे, नहीं है, कंफ्यूजन है ना, कंफर्म नहीं है कि कौन किसके साथ है। दो ठाकुर बड़े महत्वपूर्ण हैं। आप ध्यान दीजिए कि एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह और एक तरफ योगी आदित्यनाथ, दोनों क्षत्रिय हैं, लेकिन बोलने के लहजे में आप सोच लीजिए कैसे बोलते हैं। वो तो ऐसे भी 7-8 साल बाद हाँ। मुलाकात अभी कुछ दिन पहले। दो ब्राह्मणों को देख लीजिए, उनके भी कहानियां बहुत सारी हैं। ब्राह्मणों में तो कहते हैं कि एक ऊपर बढ़ गया तो नीचे वाले को बढ़ने ही नहीं देगा कभी। हाँ, वो जात देख के गुर्राना, वो ऐसे थोड़ी है, हवा में तो है नहीं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को मैं 3 भाग में देखता हूँ। एक तो ये देखता हूँ कि जिसमें सवर्ण वोटर एक तरफ है, एक तरफ दलित वोटर है और एक तरफ मुस्लिम बाहुल्य वोटर है। ये इन तीनों को साधना दुष्कर है, दुस्साध्य है, लेकिन फिर भी कर गुजरते हैं ये नेता। और अखिलेश भी कर लेते हैं, मायावती भी कर लेती हैं, और इस बार योगी ने तो परचम लहरा रखा है 2 बार। मतलब 10 साल कोई चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में लगातार, कांग्रेस के दौर के बाद। हाँ, बहुत कठिन काम है। नहीं, कांग्रेस में भी नहीं रहा है, वो तो सरकार कांग्रेस की रही, मुख्यमंत्री बदलते रहे। मुख्यमंत्री चेहरे बदलते रहे, कोई 10 साल कंटिन्यूअस 5 साल नहीं रहा। तो 5 साल तो केवल मायावती और अखिलेश ही रहे थे। मुलायम सिंह 3-4 बार हुए और मायावती 4 बार। हाँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो टोटल राजनीति है इस समय मायावती की, पूरी तरह से इस बात पर है कि वो जो चंद्रशेखर लेके भागने की कोशिश कर रहे हैं वो रोका जाए, वो जो हिस्सा कांग्रेस ले जा सकती है वो रोका जाए, जो संविधान दिखाकर बिल्कुल कांग्रेस ले जा सकती है उसको रोका जाए, क्योंकि 6 सांसद हो गए और इस समय मायावती जी के पास सिर्फ एक विधायक। जैसा आप कह रहे हैं, हम जीरो नहीं कह रहे हैं, हम तो जीरो ही मानते हैं। हम तो इसलिए जीरो मानते हैं कि 9% वोट कुछ है नहीं, 9% वोट कुछ भी नहीं है ना। और उत्तर प्रदेश के शासन भाई जहाँ 4 बार सरकार बना चुकी हो उसके लिए कुछ नहीं। 42% वोट,
43% वोट मिल रहा है तो 9% आपका कुछ कर नहीं पाएगा। तो करना तो आपको वहां पर है। जब आप 30%, 32% वोट काट लें तो वो इकट्ठा करने की कोशिश मायावती की है, और मायावती के ऊपर दबाव पूरी तरीके से लक्षित है। ईडी का रुख न बदले, चेहरा वहां भौएं न सिकुड़े, और जो दिल्ली में बैठी पार्टी है वो कहीं घुमा न दे इनको, इसलिए वो बचना है। और साथ में मैं ये भी बता दूं कि अगले चुनाव में कम से कम मायावती 20, 30, 40 सीट जीते विधानसभा की। इसके लिए उनको एक ठीक ठाक पोषण मिलेगा। पोषण देने में बीजेपी से बेहतर कोई पार्टी है नहीं। पूरे देश में आप जब भी नजर उठा के देखेंगे तो विधानसभा जीतने के लिए पैसा खर्चना, विधायकों को खरीद लेना, आपके सारे विधायक निकाल के इधर से उधर कर देना, और बड़े इत्मीनान से पूरा स्टेट उलट देना। लोग बिकने के लिए तैयार है, खरीदने वाला चाहिए। नहीं, वो तो अभी एक किसी को सुन रहा था, तो उसके कहने का मतलब अर्थ ये था कि जो बिक रहे हैं उनको फनकार माना जाता है, कलाकार माना जाता है जो बिक रहे हैं, और जो सच में खरीद ले रहे हैं वो सरकार माने जाते हैं। ये सच्चाई है आज की। लेकिन खैर, ये राजनीति है, तो राजनीति में ये काम आज से नहीं, बहुत अरसे से चला आ रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की भी एक वोट से सरकार गिरी, तो वो इतने ईमानदारी से काम कर रहे थे, उसके बाद उनको बड़ा कष्ट हुआ। वो तो आज भी याद है जब वो लहरा के बोले कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन कोई साथ नहीं, तो फिर मैं चला इस्तीफा दे। वो बड़ा गंभीर हुई, लेकिन देखिए वो गंभीरता खत्म हो गई। अब मैं वो नहीं मान रहा। मुझे लगता है कि वो आखिरी थे चने जो खत्म हुए, और नेतागिरी नगरी का जो सिस्टम था, जो एथिक्स वाली लड़ाई होती थी, वो नेता खत्म हो गए हैं। अब जो बचे हैं वो कैसे बचे वो हम आप देख रहे हैं। तो मायावती भी एथिकल बन रही है। कितनी एथिक्स वाली हैं वो इलेक्शन में 2027 पता चल जाएगा। हाँ, और बी टीम, ए टीम की कहानी में नहीं। तो मायावती खेल खेल रही हैं। अब उसमें बी टीम, ए टीम जैसी सर बात कर रहे थे, वो एक अलग चर्चा का विषय है, करेंगे। लेकिन मायावती का जो अपना कोर वोट बैंक है, वो ज्यादा वोट बैंक है जो उनकी बिरादरी से आता है। पश्चिमी यूपी में उसका बहुत बड़ा गढ़ है, और उसी के दम पर वो एक बड़ी दलित नेता बन पाई पूरे देश की। मायावती बहुत बड़ी नेता है, दलित नेता है देश की, केवल उत्तर प्रदेश की नहीं। अगर वो तय कर रही हैं इस बार फिर से मिशन 230, प्लान 230, तो आपको लग रहा है वो हासिल कर लेंगी? एक तो मायावती जो देश की बड़ी नेता कहे हैं, तो इस बात पे भी चर्चा हुई थी एक बार कि इनको प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में लाया जाए कि नहीं लाया जाए। आज से 10 साल पहले ये बात भी चर्चा में आई थी कि मायावती क्या प्रधानमंत्री भी बन सकती हैं। क्यों? क्योंकि वही बात है कि दलितों को एकजुट करने, वो राष्ट्रीय स्तर तक की पार्टी भी बन गई थी, अभी भी मतलब उस लेवल पे पहुंच चुकी थी, छू ली थी वो पाला। क्योंकि मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, सब जगह पे विधायक थे इनके मौजूद, और सांसद भी थे। तो कहने का मतलब ये है कि मायावती में वो कलेवर तो था, लेकिन धीरे धीरे बीते 10 सालों में क्या हुआ है कि योगी आदित्यनाथ के बाद मायावती लगभग घिर के बंद सी होती चली गई हैं। और उसके वही फैक्टर है कि कहीं ऐसा ना हो कि घेराबंदी करके इनको भी शिकार कर लिया जाए, जो तमाम नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी ने बीते 10 सालों में किया है। और इसमें कहने में कोई गुरेज तो है नहीं, क्योंकि भले ही आपने भ्रष्टाचार किया है या कुछ भी किया है, पहले नेता उतने घेरेबंदी में नहीं आते थे। वरना ईडी और सीबीआई के छापों ने जिस तरीके से नाकदम किया हुआ है, वो मायावती के लिए भी खतरा तो था। शायद इसीलिए शांत भी हो गई, इसीलिए ये पिछले इलेक्शन में 2022 में उतनी मुखर दिखी भी नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही ज्यादा दिखी, गाजियाबाद और बुलंदशहर और इन्हीं सभी इलाकों में, बाकी जगहों पे ये बहुत दिखी नहीं। अभी हाल में बीते साल में, पिछले ही साल में जब लोकसभा इलेक्शन चल रहे थे, आनंद बहुत तेजी से उभर रहे थे। गुड़गांव का जो रोड शो था वो कितना भयंकरतम था, लेकिन अचानक उनको थाम लिया मायावती ने। क्या उनके पास इंफॉर्मेशन गई, क्या इंडिकेशन गया, क्या बोलने से रोका जाना था कि अचानक उन्होंने कुछ आनंद को जो है रोक करके थाम लिया कि भैया आप इसके आगे मत बढ़ो। तो बहुत सारे दिमाग में बातें चलती हैं, ऐसा तो है नहीं कि जो दिख रहा है सिर्फ वही दिख रहा है, उसके पीछे क्या चल रहा है। तो मायावती इस समय टारगेट जरूर कर रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो बी टीम आप कहने की कोशिश कर रहे हैं, बी टीम हो सकता है कि हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है कि मैं यूज करने के लिए किसी को बुलाऊं, ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी को प्रयोग करने के लिए कि भैया इनको इसलिए यूज किया जाए। लेकिन तो राजनीति तो नाम ही इसी का है। हाँ, लेकिन जब उनको मौका मिलेगा तो वो इनको नहीं यूज कर लेंगी, ये राजनीति ये भी होगा। अरे यहाँ पर पूरा खेल ये है कि चलते चलते बात करते हैं, थोड़ा सा अच्छा भी रहेगा। यहाँ पूरा खेल ये नहीं है कि 2024 का जो चुनाव हुआ
वहाँ अखिलेश यादव ने खूब गजब की पटकनी दी बीजेपी को, और उसका सबसे बड़ा फैक्टर जो था उनका पीडीए था। दलितों को सही जगह पे सही सीट पर टिकट देना और दलित वोट बैंक को मायावती से अपनी ओर खींचना। मायावती और अखिलेश एक साथ चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उसमें फायदा मायावती का हुआ था, अखिलेश का नुकसान हुआ था। अखिलेश तो सबके साथ प्रयोग करते हैं, राहुल के साथ भी और मायावती नहीं, के लेकिन साथ 2024 का ये प्रयोग दलित वाला सक्सेसफुल रहा। पहली बार आप पूरे देश में कह सकते हैं तीसरी पार्टी है जिनके पास सांसद संख्या इतनी है। एक्चुअली देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बहुत पहले भी कहा था, जब अखिलेश यादव पहली बार चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे या बनाए ही गए थे, क्योंकि मुलायम सिंह चाहते थे कि वो सीएम बनने की स्थिति में तो शिवपाल सिंह यादव ज्यादा मुखर थे, और ये लग रहा था कि लड़ाई होगी चाचा भतीजा में बहुत भयंकर, और हुई भी। जिसको लड़ाया भी मुलायम सिंह ने, कहते भी हैं कि मुलायम सिंह ही ने लड़वाया, मुलायम सिंह ने साफ कर दिया रास्ता अपने बेटे के लिए। तो सब कुछ हुआ, लेकिन मैं उस समय भी एक बात बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देख पाया था। राहुल और अखिलेश के बारे में किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या डिफरेंस देखते हैं आप दोनों में, तो मैंने ये कहा था कि चुनौती लेने की जो क्षमता है ना, वो अखिलेश में ज्यादा है उस वक्त थी भी, क्योंकि अखिलेश ने सीएम बनना स्वीकार किया और वो 3 बड़े नाम अभी एक शूट कराए हैं। शिवपाल आजम, हाँ, अभी एक शूट कराए अमर सिंह बहुत बड़े। अमर सिंह तो इतना खेल कर देते थे कि पता भी नहीं चलता था। जयप्रदा को ले जाके रामपुर से लड़वा देते थे, जयप्रदा के खिलाफ लड़वा देते थे, आजम खान की हालत खराब कर दी। तो आज मेरा कहने का मतलब ये है कि आजम खान, शिवपाल और अमर सिंह से लड़ करके 2 साल तक संघर्ष करते रहे, और फिर मुखर रूप से सीएम अपने आप को दावेदारी के साथ प्रस्तुत कर पाए। अखिलेश में काबिलियत थी, तो अखिलेश में वो दम था। और लड़ने चुनौती लेंगे ना, तो देखिए कभी गिरेंगे कभी जीतेंगे। जीतने से ये होता है कि आपका नाम उभर जाता है, हारने से भी ये होता है कि भाई बहुत लोगों ने आपका शिकार कर लिया, लेकिन वो चुनौती लेनी पड़ेगी अगर आपको बड़े स्तर पर, बड़े स्केल पर आना है तो। राहुल वो नहीं किए थे। अखिलेश में ये काबिलियत मैं समझता हूँ कि है। तो अखिलेश फिर भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा, और अखिलेश ने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया कि हम कांग्रेस के साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। भले ही तेजस्वी से वहां कसम कसा चल रहा है, रस्सी कसी तो चलेगी। और यहाँ पर भी आए, तेजस्वी नहीं मिले, राहुल से चले गए, खड़गे से मिले कि नहीं मिले, क्या हुआ, कुछ गड्ढमड है सारा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि अखिलेश की जो राजनीति है वो पीडीए को लेकर के जितनी मुखर हुई 2024 के इलेक्शन में, वो जिस तरीके से उनको फायदा पहुंचाया, न केवल उनको पहुंचाया, कांग्रेस को जीवित कर बैठा। भाई 6 सांसद, यही हाल मायावती ने किया था। मायावती से लड़े थे साथ में लेकर के, मायावती को 10 सांसद मिल गए, एकदम उभर गई थी मायावती। लेकिन मेरा मानना यह है कि अखिलेश यादव के पास कुछ ऐसी समझ है जिसको वो यूज करते हैं, और संभवतः वो अपने पाले में ले लेते हैं। तो अखिलेश का मैं मानता हूँ लड़ेंगे, 125 सीट भी कम नहीं होती। जब एक तरफा चल रही हो आंधी बीजेपी की, और उस बीच में 125 विधायक आप जीत ले, तो ये कोई कमजोर तो रणनीति नहीं मानी जाएगी। और इस बार तो आप देख ही रहे हैं, 39 सांसद कोई छोटी मोटी संख्या भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो हमेशा ही माना जाता है कि अगर 40-45 सांसद आपके खेमे में आ गए तो आप सेंट्रल में पहुंच जाते हैं, और हैं भी। तो ताकत तो उतनी है, लेकिन हाँ, चोट भी बहुत ज्यादा पहुंचाई बीजेपी को। तो मैं ये मानता हूं कि अखिलेश यादव 2027 के इलेक्शन में ठीक ठाक लड़ेंगे, लेकिन गेम चेंजर मायावती बनाई जा रही हैं। और ये खेल है, सबको दिख रहा है, लेकिन जब खेल होगा तभी पता चलेगा। चलिए, उस खेल का हम इंतजार करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और है, वो ये कि आप तो गोरखपुर में पत्रकारिता कर चुके हैं, काफी दिनों तक आपने मठ और योगी बाबा को कवर किया है, और 10 साल से 7-8 साल से वो घटना जो मैं किया था पिछली बार, वो फिर से कर देगा। हाँ, घटना ये थी कि भाई माता प्रसाद विधानसभा अध्यक्ष के तौर पे 2006 के बीच में पहुंचे थे, और मुलायम सिंह यादव की सरकार गिरने की पोजीशन थी। एक सीट बचाने के लिए, एक वोट बचाने के लिए वहां से अमर मणि को जेल से लेकर के गए थे, और वहां पर चूंकि अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट पड़ रहा था और उसमें चल रहा था, तो एक वोट की कमी पड़ न जाए उसको बचाने के लिए माता प्रसाद खुद आए थे। और काफी जबरदस्त वो उस समय का कयास था गोरखपुर का, और ठीक ठाक हुआ था। उस समय दंगा भी हुआ था गोरखपुर में, और उस दंगे का 22 दिन का कर्फ्यू भी मुझे याद है, जब बहुत सारे ट्रांसफर हुए, बहुत सारे वो हुए, बुआ सिंह डीजीपी हुआ करते थे, बहुत तमाशा हुआ था। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि राजनीति इसी तरीके से होती है कि एक एक सीट बचानी पड़ती है कि कहां से किसको बचाया जाए। और वो जो माता प्रसाद का खेल था मुलायम सिंह के लिए, मायावती यहाँ खेल कर सकती हैं, यहाँ तो पूरी सुपड़ा साफ करवाने में भी बीजेपी का सहयोग कर सकती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी इसकी मायावती की वजह से जो है जीत जाएगी,
मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी जीतेगी अपनी वजह से, लेकिन अगर मायावती के पास सीटें आ गई तो राजनीति किस करवट बैठेगी तो 2027 में पता चलेगा। तो ये योगी आदित्यनाथ फैक्टर, क्या आपको 2001-2 से आप देख रहे थे, आपको लगा कभी ये फैक्टर इतना क्लिक कर जाएगा और आज एक ब्रांड बन जाएगा, फायर ब्रांड? नहीं, एक बात तो मैं हमेशा कहता था कि योगी आदित्यनाथ अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी ना, ये 2006-7 के बाद ही मैं कहता था कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी तो चेहरा योगी आदित्यनाथ बनेंगे। मुझे खुद भी नहीं पता था कि 17 में वास्तव में सीएम बन जाएंगे, पता नहीं था, लेकिन मुझे लगता था कि योगी आदित्यनाथ बनेंगे। कारण उसका बता देगा। कारण ये था कि 2006 में जबरदस्त गोरखपुर में दंगा फैला। गोरखपुर के कुशीनगर, पडरौना, हाँ पूरे पूर्वांचल उस वाले बेल्ट में करीबन 10-12 जिलों में ये प्रभावशाली दंगा हुआ। तो मैं इधर आ जाता हूँ। हाँ। तो उसमें हुआ क्या कि अचानक कर्फ्यू के बाद बीजेपी की सारी जितनी दलगत राजनीति थी वो घूम गई गोरक्षपीठ की तरफ। जब वो पहले भी अवैधनाथ कह लीजिए चाहे दिग्विजयनाथ कह लीजिए, ये प्रभावी हिंदू नेता थे। राम मंदिर के आंदोलन के बाद हाँ सरीखे नाम थे, बहुत नामी गिरामी वो थे। लेकिन हुआ क्या कि जब योगी आदित्यनाथ मठ में बैठ गए और उनके पीछे सारे हिंदू नेता जाना शुरू हुए, खासकर बीजेपी से जुड़े हुए, जिसमें तोगड़िया से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर तमाम नेता, ये सब भगना शुरू हुआ। अडवाणी से लेकर के सभी भागते थे और जो भी राम मंदिर से जुड़े हुए नेता वो सब जाते थे। केवल नहीं गए तो कल्याण सिंह, मैं भी बता दूं कल्याण सिंह नहीं गया और उसमें मैं फंसा भी था। वो घटना कभी और जिक्र करूंगा। तो क्या हुआ कि ये जब जाना शुरू हुए थे और योगी आदित्यनाथ ऊपर जाकर के नाराज होकर बैठे थे और सब के सब मनाने जाते थे, नीचे जाते थे बड़े महंत जी के पास, अवैधनाथ जी के पास, और वो बोलते थे कि भाई वो उसको मनाओ योगी को। तभी मुझे ये लगने लगा था कि यार अगर सबकी निगाह योगी पर है तो फिर उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी आएगी तो कौन बनेगा सीएम? तो मुझको लगता था ये बनेंगे। तो सब लोग मजाक में कहते थे, बल्कि मेरे बहुत सारे सीनियर ऐसे पत्रकार भी थे, वो कहते थे क्या बात बकवास करते हैं। बकवास का मतलब ये कि न्यूसेंस क्रिएटर हैं, हर जगह बकवास करते हैं, ऊटपटांग बातें करते हैं। आज वही ऊटपटांग बातें आप देखिए ना कितनी लुभावनी लग रही है लोगों को। मस्जिद गिरा दूंगा, गोली ढार दूंगा, जमीन में मिला दूंगा, मिट्टी मिला दूंगा, विधानसभा में बैठ के बोल दे रहे हैं, कहीं भी बोल दे रहे हैं। एक सीएम ऐसी भाषा बोल रहा है और उस भाषा को सब लोग परिमार्जित तरीके से देख रहे हैं, बड़ी शानदार भाषा। अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन टाइप का रोल नजर आता है उनमें। सोसाइटी को पता नहीं अमिताभ बच्चन ने दीवार में डायलॉग बोले हैं कि नहीं, या वो उस जमाने का था, त्रिशूल में बोले हैं कि नहीं बोले ये डायलॉग। लेकिन ये डायलॉग जब बोलते हैं और जब ये बोल रहे हैं कि आने वाली दिवाली है और देखिएगा अगर जरा भी कुछ हुआ, कुछ भी बवाल हुआ तो सलाखें इंतजार कर रही हैं। इस चौराहे से निकला अगर कोई छेड़खानी करने वाला बंदा तो अगले चौराहे पे यमदूत यमराज इंतजार करेगा। ये सब शब्द हैं इनके और ये शब्द बड़े लुभावने लग रहे हैं पूरी सोसाइटी में। इसीलिए क्रेज है इनका कि जो बोलते हैं वो करते हैं। वो पहले तो हमको लंगड़ा बनाने वाला ऑपरेशन तो उनका रोज चल रहा है। पहले तो मुझे लगता था कि पढ़े लिखे लोग ही नहीं अच्छा लगेगा, उनको समझ नहीं आएगा। लेकिन धीरे धीरे ये लगने लगा कि क्या पढ़ा लिखा, क्या नहीं पढ़ा लिखा, क्या मजदूर, क्या ऑफिसर, सबको पसंद आता है। तो कुछ न कुछ तो भावना है जो लोगों को जगा दे रहे हैं। फायर ब्रांड बने रहेंगे। फायर ब्रांड तो शुरू से ही थे और अभी भी फायर ब्रांड है। अभी तो युवा ही हैं, 54 साल के युवा। हाँ, राहुल गांधी भी हैं तो वो भी है उसमें। वो युवा ही हैं, तो युवा तो वो भी हैं। ऐसे तो कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा मानना ये है कि योगी आदित्यनाथ की जो भाषा शैली है, जिस तरीके की व्याख्या है और जो बातें चल रही हैं, वो सारी बातें इस ओर इंगित कर रही हैं कि तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के रास्ते में हैं। और यहाँ से ही लोग देख रहे हैं कि क्या पीएम भी बन सकते हैं। सवाल उठता है कि जिस नेचर के हैं क्या पीएम का कैलिबर है? तो मेरा मानना ये है कि 2011 में आपने क्या नरेंद्र मोदी को देखा? क्या उनमें था? तो होता नहीं है, बना दिया जाता है। पद मिलने के बाद फिर आप प्रभावशाली तरीके से काम करते हैं। जब आपको टीम मिल जाती है तो फिर आप काम कर निकलते हैं। एक लाइन में जवाब चाहिए, 2027 में कौन सबसे ज्यादा ताकतवर, उससे कम उससे कम? नंबर 1 पे तो योगी आदित्यनाथ है। अभी से जो दिख रहा है, अभी जो दिखाई दे रहा है, योगी आदित्यनाथ ही है। लेकिन हाँ, तोड़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश ने जो परचम लहराया है सांसदों के रूप में। सांसदों को आप इतना हल्के में मत लीजिए, क्योंकि एक सांसद जो है 4 विधानसभाएं कवर करता है। तो 4 विधायक में से अगर 2 विधायक भी जोड़ेंगे आप तो 100-150 तो इसी बार थे और 200 पहुंच गए तो फिर सरकार उधर ही घूम जाएगी। हाँ, लेकिन ये है कि जो माहौल है ना प्रदेश में, उस माहौल से लोग खुश हैं। कितना अच्छा है कितना बुरा, ये बात की चर्चा है। हर तरफ ये माना जा रहा है कोई मुख्यमंत्री नोएडा और गाजियाबाद नहीं आता था।
ऐतिहासिक ये तो कहानी है, इस पे बात करना कहानी है, बड़ी कहानी है। हाँ हाँ। और 10 सालों में 50 बार से ज्यादा आया है ये चीफ मिनिस्टर, और इन्होंने यहाँ से लेके गुड़गांव ग्रेटर नोएडा से लेकर के गाजियाबाद तक पूरा एक कर रखा है, नाच रखा है। सबसे बड़ा हब इधर बना रखा है। एयरपोर्ट जेवर का है ही, 2026 में उसका भी एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा ही होगा, तो 2027 में उसका असर कहाँ जाएगा, मिलेगा ही। नंबर 2, नंबर 1 बता दिया योगी, नंबर 2 कौन है? मायावती, अखिलेश? नंबर 2 में तो मुझे लगता है कि अखिलेश को बाजी मारना चाहिए, क्योंकि पीडीए में वो भी हल्के में चल नहीं रहे हैं। तो डी तो निकाल लेंगी मायावती उसमें से। फिर वही एमवाई आ जाएगा। नहीं, मायावती के पास एक नुकसान और है, चंद्रशेखर का। अब चंद्रशेखर उनके साथ जाने की स्थिति में है नहीं, जो अभी तक है, लेकिन पॉलिटिक्स है, कब चंद्रशेखर को भाने लगे मायावती, कब मायावती को चंद्रशेखर, तो कह नहीं सकते, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर भी है। आपको दूसरे नंबर पे कौन दिख रहा है, दूसरे पायदान पे? दोनों में हम कमोबेश बराबर देख पाते हैं, अखिलेश यादव मायावती कम बराबर हैं, क्योंकि देखिए क्या है ना कि धन बल तो लगेगा इलेक्शन, धन तो खूब लगेगा, और ये धन मिलेगा भी, और जो लगाएगा उस तरीके से जीतने की स्थितियां भी होंगी। सीट के बंटवारे होंगे तो जाहिर बात है कि उसमें जातिगत निर्णय भी आएंगे, जातिगत है ही उत्तर प्रदेश में। 3 हिस्से हैं, मुस्लिम, दलित और सवर्ण, तो सवर्णों को तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरफ से निकल करके मायावती की तरफ जाने वाले हैं। सवर्ण जाएंगे या तो अखिलेश की तरफ, कांग्रेस की तरफ, और नहीं तो बीजेपी की तरफ। युवा रोजगार ये एक समस्या है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाना, सरकारी नौकरियों की समस्या है, या जैसे आप मान लीजिए कि पेपर लीक की समस्या है, ये सब तमाम चीजें हैं। टीचर्स के भर्तियों की समस्या है, अचानक पेपर में निकलता है कि 67,000 भर्ती किए जाएंगे और फिर अचानक वो गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता है हुआ कि नहीं हुआ। ये तमाम सवाल ऐसे हैं, लेकिन ये कितना मुद्दा बन पाते हैं ये अखिलेश के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अखिलेश एज लेंगे मायावती से ज्यादा। तो नंबर 3 मायावती और नंबर 4 पे एज इट इज कांग्रेस। लेकिन मायावती खेल कर जाएंगे ना, अगर मायावती के पास 25-30 सीट आ गई तो नंबर 3 रहते हुए भी खेल कर सकती है ना। वो ठीक है, लेकिन नंबर 3 और उसका नंबर 4 पे कांग्रेस है एज इट इज। कांग्रेस की तो जमीन गायब है, कांग्रेस को जमीन बचाना है तो अखिलेश के कंधे पे चढ़ के बचाना है, और अखिलेश ने ये बात कह रखी है कि भाई वो कांग्रेस के साथ रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को थोड़ी बहुत जमीन मिलेगी, कितने 19-20 विधायक बन जाए तो बहुत बड़ी बात। कोई और स्पेशल कमेंट यूपी की सियासत को लेकर? नहीं, यूपी की सियासत में एक ही चीज है, हम जो समझ पा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ये लाइन बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे कि हम 20 और 80 की राजनीति खेल रहे हैं, ये लाइन बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो ये 2027 में भी आग उगलने वाली राजनीति है। तो ये था यूपी की सियासत का सटीक विश्लेषण एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ, जिन्होंने यूपी की राजनीति को बहुत करीब से देखा है। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती सबको कवर किया है। हमारा जो विश्लेषण है वो कैसा लगा आपको, आप सोचिए और कमेंट करके अपना विश्लेषण कमेंट में भेजिए हमें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।